स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने नए वीडियो के साथ आ गए हैं। समास। हमारा समास का टॉपिक चल रहा था जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। हम धीरे धीरे अच्छे तरीके से अपना समास का टॉपिक समझेंगे। हमने अविभाव समास समझा था और कर्मधारय तत्पुरुष समास समझा था। आज हम तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय और द्विगु। कई पुस्तक में क्या होता है कि तत्पुरुष जो समास है उसके भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु, और कई पुस्तक में इन भेदों को अलग माना गया। हम दोनों तरीके से समझेंगे। हम इसके तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। यदि आपकी एग्जाम में ऐसे आ सकता है क्या तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, तो आप हाँ लिखेंगे और ये लिखेंगे कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो हम आज कर्मधारय समास सीखेंगे और द्विगु सीखेंगे। तत्पुरुष समास हमने पहले सीख लिया था, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। अविभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता था और उसमें शब्द में उपसर्ग शब्द का प्रयोग जरूर होता था। और तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि हमारे कारक की संख्या तो 8 होती है, लेकिन हमारे तत्पुरुष समास में 6 कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है विग्रह करने पर। पहला और आखिरी कारक छोड़कर 6 कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। आज हम सीखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण, पहला पद और दूसरा पद मैंने बताया था ना पहले, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अभी आपने मैंने टॉपिक भी करवा दिया था आपका। विशेषण क्या होता है? विशेष्य जो सब संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो सब विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होएगा, और इसका हम विग्रह करेंगे तो विशेषता बताएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेंगे सुपुत्र। सुपुत्र क्या मीनिंग होगा इसका? अच्छा है जो पुत्र। यहाँ पर पुत्र की क्या बताई है? विशेषता। तो क्या बताई है यहाँ पर? पहला पद क्या होगा? अच्छा विशेषण। पुत्र क्या होगा? विशेषता। क्यों क्या बताई? पुत्र की क्या बताई यहाँ पर? विशेषण। अच्छा ये उसमें विशेषण आ गया। किसकी विशेषता बताई? अच्छा कौन है? पुत्र। तो ये क्या हो गया? विशेष्य। तो मैंने परिभाषा में सिखाया था कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होएगा। कर्मधारय समास में उस शब्द की विशेषता बताएगी। हम इजी तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे कि शब्द की विशेषता बताई जाएगी, वहां पर कर्मधारय समास है। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे नील गाय। उदाहरण है अगला, नील गाय। गाय क्या है? नीली है। गाय की क्या बताई यहाँ पर? विशेषता कि गाय नीली रंग की है। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई है कि वह नीली ही रंग की है। तो हमें कर्मधारय समास में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर विशेषण और विशेष्य शब्द का प्रयोग होएगा। यहाँ गाय की विशेषता बताई है कि गाय नीली है, तो नीली विशेषण और गाय विशेष्य, क्योंकि नीली की गाय की विशेषता बताई है। यहाँ पर कर्मधारय समास होएगा। और सारे बहुत सारे उदाहरण है इसमें, जैसे मालगाड़ी। मालगाड़ी क्या होती है? मालगाड़ी बताओ। माल को ढोने वाली को ही बोलते हैं मालगाड़ी। माल जिसमें सामान होता है, गाड़ी क्या होता है? चलने वाली गाड़ी होती है। तो माल को ढोने वाली गाड़ी। गाड़ी की क्या बताई यहाँ पर? विशेषता। क्या विशेषता? सिर्फ माल ढोने वाली गाड़ी है, पैसेंजर नहीं है, यात्री को ढोने वाली नहीं है। यह तो मालगाड़ी लिखा है, स्पेशल गाड़ी होता तो यहाँ पर कर्मधारय विशेषण नहीं होता,
क्योंकि गाड़ी कई तरह की गाड़ी होती है, जैसे यात्री सवारी करते हैं वो भी गाड़ी होती है, रेलगाड़ी भी होती है, मालगाड़ी भी होती है, अलग अलग तरह की गाड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल मालगाड़ी के बारे में बताया गया है कि सिर्फ माल को ढोने वाली गाड़ी है। तो यहाँ पर गाड़ी की विशेषता बताई है कि वो एक माल को ढोने वाली गाड़ी है। तो यहाँ पर कर्मधारय विशेषण होएगा। कर्मधारय समास हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। कर्मधारय समास नीलांबर, आगे मैं बताऊंगी कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अलग अलग अंतर करके बताऊंगी। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें एक नहीं दो या तीन समास का प्रयोग होता है। हमें विग्रह करने पर डिपेंड है हम किस तरह से उसका विग्रह करते हैं। नीलांबर, नीला नीला रंग होता है। अंबर, अंबर आसमान आकाश नभ होता है। यहाँ पर लिखेंगे विग्रहेंगे नीला। यहाँ पर कर्मधारय हमारा, हमने यहाँ पर विशेषता बतानी है उसकी। नीला है जो अंबर, अंबर मैंने बताया था कि क्या बताई है अंबर की, आसमान की क्या बताई है विशेषता, कैसे रंग का है वो, नीला रंग का है। तो यहाँ पर नीला है जो अंबर की, आकाश नीले रंग का है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होएगा। हम कर्मधारय समास में इतना ही सीखेंगे कि किसी भी शब्द में उसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। यदि आपको आसान तरीके से समझना है तो हम ये समझेंगे कि जिस शब्द में विशेषता प्रकट की जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होएगा। नेक्स्ट हमारा है द्विगु। कर्मधारय से द्वि, द्वि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। देखो द्वि, द्वि संस्कृत का शब्द है। संस्कृत पढ़ी होगी आपने, एकम द्वि त्रय चतुर्थ पंच षट, ये संस्कृत के शब्द है। तो द्वि, द्वि का अर्थ होता है बेटा दो, द्वि का अर्थ होता है दो, और दो हो गई हमारी संख्या, और दो हो गई हमारी संख्या। हम ये देखेंगे जिस भी समास में पहला पद, वैसे पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होएगा। हमने देखना है, हमने इसके नाम से ही पहचान करनी है। द्वि, द्वि संस्कृत का शब्द है, द्वि का अर्थ होता है दो, और दो हमारी सबको पता है कि संख्या है, गिनती है। जिस भी समस्त पद में, जिस भी शब्द में पहला पद संख्यावाची आ जाए वहां पर द्विगु समास होता। अब संख्या क्या होता देखो, पंचतंत्र, पंच, मोस्टली ज्यादातर इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग होएगा, हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे चौराहा, चार राय वाले को चौराहा बोलते हैं। पांच तंत्रों का समूह को पंचतंत्र बोलते हैं। नवरात्रि, नवरात्रि आप व्रत रखते हो नवरात्रि के, तो कितने दिन का होता है नवरात्रि, 9 दिन का होता है। तो यहाँ पर नव संस्कृत का शब्द है, नव संस्कृत का शब्द है, हम इसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो नौ, नवरात्रि, तो नौ हमारी संख्या हो गई। तो यहाँ पर संख्या, जहां पर संख्या होगी वहां पर द्विगु समास होगा। अभी कई बार क्या होता है, द्विगु समास को खुद ही पहचानने के लिए दे देते हैं कि द्विगु समास का विग्रह करके समास का नाम बताइए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि द्विगु है तो क्या है, लेकिन हमें समास का विग्रह करना आना चाहिए। द्विगु, दो गाय, द्वि मीन दो, गु मीन गाय, दो गाय, दो गाय आ गई इसमें, तो दो गायों का समूह या समाहार बोलते हैं। इसमें देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर संख्या है, संख्या इकट्ठी होती है, दो, दो को हम इकट्ठा करेंगे 3, 4, 5, 6, 10, 100, 200, 500, करोड़, हजार, ऐसे हम समूह या इकट्ठा करेंगे। तो वहां पर दो गायों का, दो गाय है, जहां पर गाय गायों दो आ गई तो बहुवचन का प्रयोग होगा बेटा। एक वचन में
एक ही चीज होती है और हिंदी में एक से ज्यादा चीज आ गई तो वहां पर बहुवचन शब्द का प्रयोग होएगा। तो दो गायों का समूह ही इसका अर्थ है द्विगु का। द्विगु का मान लो आपको कोई अर्थ पूछने लग जाओ तो दो गायों का समूह द्विगु समास के अंतर्गत ही आता है। खुद द्विगु ही द्विगु समास में आता है और इसका अर्थ होता है दो गायों का समूह। अब देखो नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। समाहार मिला होता है कि नौ रत्न मिले हुए हैं इसमें, तभी तो उसको नवरत्न बोला गया है। तो नौ संख्या आ गई, नौ संस्कृत का शब्द आ गया और नौ हमने इसको रूपांतर कर दिया हिंदी में। नौ हिंदी में बोलते हैं तो नौ रत्नों का समाहार मिलना होता है। तो जो नौ रत्न मिले होते हैं वहां उसको नवरत्न कहते हैं। तो यहाँ पर संख्या आ गई तो संख्या हमारी द्विगु समास में आई। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चार दीवारी बोलते हैं, चारों तरफ से दीवारी होती है, जैसे हमारे घर में भी होती है चार दीवारी। चार दीवारी क्या होती है? चारों ओर दीवारों का समूह होता है। चार दीवारों का समूह होता है, जब भी चार दीवारी बोलते हैं ना, चार क्या आ गई? संख्या आ गई। फिर वही तो संख्या किस में आती है? द्विगु समास में। चौराहा, बहुत सारे उदाहरण इधर। चौराहा, चार राहों का समूह। ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में पंजाब शब्द का बहुत ज्यादा दिया जाता है, जैसे पंजाब शब्द किस नाम से पड़ा है ये भी हमें पता होना चाहिए। 5 आबों का समूह की पंजाब जो है उसमें, पंजाब में 5 नदियों का समूह है, इसलिए भी इसका नाम पड़ा था 5 आबों। आबों क्या होती है? 5 आबों या नदियों का समूह। पंजाब 5 आबों नदियों का कहा जाता है या आबों का समूह, जहां पर इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है पंजाब कि इसमें 5 नदियां बहती हैं। हमने साथ साथ शब्द का अर्थ भी समझ आना चाहिए कि पंजाब नाम 5 नदियों के मिलने से ही इसको पंजाब कहा गया है। तो पंजाब ज्यादातर एग्जाम में आता है कि पंजाब शब्द का विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो 5 आबों का समूह, जहां पर संख्या आ गई वहां पर द्विगु समास होगा। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए शब्द का विग्रह भी। जैसे हम लिख देते हैं 100 वर्षों का समूह, इस तरह से हमारे सामने आ जाए तो 100 वर्षों का समूह। अभी यहाँ पर विग्रह आया है, विग्रह किया है मैंने समास का पहले पढ़ा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के विग्रह को से एक शब्द बनाना समास करते हैं। हमने विग्रह को बनाया 100 वर्षों का समूह को हम क्या बोलेंगे? शताब्दी। दोनों तरीके से आना चाहिए हमें। यदि शताब्दी आ जाए समास की, समास को विग्रह करके समास का नाम बताइए। 100 वर्षों का समूह द्विगु समास। यदि विग्रह आ जाए तो इसको समस्त पद बना के समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर विग्रह आ गया 100 वर्षों का समूह, तो हमने समस्त पद बनाना है। शताब्दी एक शब्द बनाना, उसका छोटा रूप बनाना, तभी तो समास कहलाएगा। समस्त पद संक्षेप रूप, तो यहाँ पर शताब्दी आ जाएगा तो ये द्विगु समास होगा। बेटा मैंने आज आपके सामने 2 समास समझाए हैं, दोनों की आप अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से तैयारी किए। एक बार और मैं रिवाइज करवाती हूँ कि कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेषता होती है। विशेष की विशेषता बताई जाए, लेकिन हमने शॉर्टकट में याद रखना है, किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाए वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। और मैंने पहचान इतनी अच्छी तरीके से पहचान बताई कि द्वि का अर्थ होता 2 हम याद रखेंगे कि संख्या होती है। जिस भी समस्त पद में या जिस भी शब्द में संख्या आ जाए
वहाँ पर द्विगु समास होता है। हम इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके उदाहरण, इसके शब्द से ही हम इसके अर्थ निकालेंगे और यहीं से हम समास का नाम या अर्थ समझेंगे। तो सभी बच्चों को मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रतिदिन इसके अभ्यास करते रहिए। जब भी आप मेरे टॉपिक को देखेंगे तो इसका अभ्यास ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।